हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने शेक्सपियर के सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के फर्स्ट पार्ट में आपको सोनेट से और शेक्सपियरियन सोनेट से इंट्रोड्यूस कराया था। साथ ही सोनेट को कैसे पढ़ते हैं वो हमने आपको सिखाया था। इसी स्टडी के पार्ट 2 में आज हम आपको शेक्सपियर के सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से इंट्रोड्यूस कराएंगे। साथ ही फर्स्ट क्वार्ट्रेन की डीप एंड डिटेल स्टडी करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए अब हम पोयम को पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी पोयम का पोयम में एक स्पीकर होता है। जैसे आजकल एक पॉपुलर पोइट हैं कुमार विश्वास। आपने अगर उनको सुना होगा तो आप देखेंगे वो अपनी पोयम्स को रिसाइट करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं। यानी उन्होंने पोयम लिखी और उसको लोगों तक पहुंचाया, वो गा के सुना के उसको पहुंचाते हैं, कवि सम्मेलन जैसे होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप विलियम शेक्सपियर को सुनने जा रहे हैं। मैं सुनने का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप पोयम को पढ़ेंगे। आप ये इमेजिन करिए कि आप पोयम को पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पोयम को सुन रहे हैं। और कौन सुन रहा है? नाउ इट इज़ बीइंग रिसाइटेड बाय विलियम शेक्सपियर, राइट। तो अब आपको ये फील होगा कि ये पोयम आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो। तो अगर आप पोयम को सुन रहे हो तो कोई ना कोई बोलने वाला होगा, कोई ना कोई उसको रिसाइट कर रहा होगा, कोई उसको गा रहा है। तो ये कौन है? तो ये पहला क्वेश्चन होता है कि हु इज़ द स्पीकर, इसको बोल कौन रहा है। अगर आप पोयम को छोड़ के ऐसे पढ़ रहे हो या ड्रामा पढ़, तो उसमें ड्रामा में क्या है, कोई ना कोई कैरेक्टर उस डायलॉग को डिलीवर कर रहा है, तो आप जान जाते हो कि ये कैरेक्टर कह रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन कह रहा है, तब आप पोयम को अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज आप उस पोयम के जो टोन है, जो उसके एटीट्यूड है, उसको आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसमें स्पीकर कौन है। देखिए, जो पोयम स्टार्ट होती है वो कैसे होती है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो मी, हु इज मी, है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया क्योंकि आई और मी का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे स्पीकर है, देयर इज अ स्पीकर, वो इन सब लाइंस को कह रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो स्पीकर है, द स्पीकर इज प्रोबेबली विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ एंड ही इज एन ओल्ड मैन। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ही इज ऑलमोस्ट 30 years old because he born in 1564 and this poem was expected to be written between 1593 and 94. So he was almost 30 years old, right? तो ही वॉज इन हिज मिडिल एज। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ एन ओल्ड मैन और प्रोबेबली इट इज़ द स्पीकर इज विलियम शेक्सपियर। देन अगर कोई स्पीकर है तो लिसनर भी होगा, राइट। तो यहाँ पे लिसनर कौन है? तो लिसनर जो है वो है अ फेयर यूथ, अ फेयर यंग मैन, क्योंकि ये सोनेट नंबर कौन सी है? 116। और आपको बताया गया था कि विलियम शेक्सपियर के जो शुरू के 126 सोनेट्स हैं वो किसको एड्रेस्ड हैं? वो दे आर एड्रेस्ड टू अ फेयर यंग मैन, राइट। तो ये तो 126 के अंदर ही आया ना, तो 116 है, तो इसका मतलब कि किसको एड्रेस्ड है? अ फेयर यूथ। तो इसमें स्पीकर कौन है? स्पीकर इज एन ओल्ड मैन एंड द लिसनर इज अ फेयर यूथ, राइट। अब जो इसमें अगला पॉइंट है वो है कि ये इसमें जो डिस्कशन है या इसमें जो पोयम का जो कंटेंट है वो क्या है। इसमें जब हम पोयम पढ़ेंगे तो हमें फील होता है कि जो ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन ये डिफाइन करने की कोशिश करता है या आंसर करने की कोशिश करता है व्हाट इज़ लव। ही ट्राइज टू डिफाइन व्हाट इज़ लव। जैसे कहता है लेट मी,
तो ऐसे मैं कहूँ अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा आपने तो हमने कहा ओके लेट मी टेल यू। तो ऐसे ही इसमें जब जो पोएम स्टार्ट होती है इट सीम्स दैट इट स्टार्ट्स अब्रप्टली और बिटवीन अ डिस्कशन। जैसे जो फेयर यूथ है उसने पूछा हो व्हाट इज़ ट्रू लव, जस्ट टेल मी। तो जो स्पीकर है जो ओल्ड मैन वो कहता है ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज़ ट्रू लव, राइट। तो इस तरह से ये पोएम स्टार्ट होती है जो बिगिनिंग है इसका। चलिए अब इसके सब्जेक्ट और थीम के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और थीम ने डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उसे सोचते हैं कि सब्जेक्ट और थीम दोनों एक है। नो, सब्जेक्ट एंड थीम आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, लव, क्योंकि ये पोएम जो है लव पोएम है और इसमें जो डिस्कशन जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है लव। लेकिन थीम क्या है, थीम है ट्रू लव इज इम्यूटेबल एंड इमॉर्टल, राइट। लव की तो बात हो रही थी, लेकिन लव कैसा है? जैसे लव के वेरिएंट है, तो आप कह सकते हो कि जैसे इसमें अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह की लव का जिक्र होता है। कैसा? एक तो मान लो सेंशुअल है ना, जो अर्थली है, ऑर्डिनरी कह सकते हो, राइट। और एक है आइडियल, प्लेटोनिक, ओके, और डिवाइन लव, ट्रू लव। तो दो तरह के हैं। तो यहाँ पे अगर होता कि अगर हम दूसरे साइड को डिफाइन करते हैं, सेंसुअल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं, है ना, कि थीम वो होती सेंसुअल लव, लव है लेकिन किस तरह का लव है, राइट। और क्या ये पूरा जो पोएम है उसमें कौन सी चीज़ है जो पूरे पोएम को कनेक्ट करके रखती है ना, जो सेंट्रल थ्रेड है, तो वो है यहाँ पे ट्रू लव। बिकॉज थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर ट्राइज टू डिफाइन व्हाट इज ट्रू लव, राइट। तो इसका थीम क्या हुआ, ट्रू लव। और ट्रू लव क्या है, ट्रू लव इज इम्यूटेबल एंड इमॉर्टल। दिस इज ऑल्सो द मैसेज ऑफ द पोएम। ओके, नाउ इसमें बताया गया आपको कि लव इज, यहाँ स्पीकर क्या करता है, इसमें लव इज गिवन एन आइडेंटिटी एज एन इनविंसिबल फोर्स। इस पोएम में एक प्रयास किया गया, वो क्या प्रयास है, वो प्रयास ये किया गया कि लव को एक आइडेंटिटी दें, उसको आइडेंटिटी दें या उसको डिफाइन करें। और कैसे डिफाइन किया गया, एक इनविंसिबल फोर्स है वो, जिसको जीता नहीं जा सकता, राइट। दैट्स व्हाई इट इज इम्यूटेबल एंड इमॉर्टल, ठीक है। अब इसमें कहा गया विच ओवरकम्स एज। पोएम में और क्या बताया गया कि ये जो फोर्स है, इनविंसिबल फोर्स, इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको आप जीत नहीं सकते, राइट। तो क्या है, इनविंसिबल फोर्स है ये, जो ओवरकम्स एज, माने एज जो होता है ना, हम यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, तो ये उसके ऊपर विजय पा चुका है। एज उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। डेथ भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो ट्रू लव है इट इज इमॉर्टल, राइट। और टाइम इटसेल्फ, जो समय है, जैसे लास्ट जो थर्ड स्टेंजा है इस पोएम का, वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करता है, ओके। देन कम्स लव अनलाइक द फिजिकल बीइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डिके। यानी जो हमारा फिजिक है, हमारी जो बॉडी, ये इसका तो डिके है, ये तो इसका अंत है, लेकिन जो लव है इसका अंत नहीं है। यानी आत्मा को हम कहते हैं ना, आत्मा अमर है, तो वैसे ही जो ट्रू लव है इट इज़ इमॉर्टल, है ना। ये इसको समय नष्ट नहीं कर सकता, डेथ नष्ट नहीं कर सकता, ओल्ड एज इसका डिके नहीं कर सकता, इट इज़ इमॉर्टल एंड इनविंसिबल। तो ये जो मैसेज है या ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरी पोएम में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है स्पीकर के द्वारा, राइट। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वाट्रेन को पढ़ते हैं, और जैसा कि हम पोएम में आपको पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वाट्रेन को, एक बार फिर मैं आपको पढ़ देता हूँ। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स admit impediments, love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove, okay। इसके राइम स्कीम क्या है, ए बी के फर्स्ट क्वाट्रेन है, राइट। चलिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे इसमें एक वर्ड है, आप मैरिज की मीनिंग जानते होंगे, माइंड्स का मतलब जानते होंगे,
एडमिट का क्या मतलब है और इम्पैडिमेंट का क्या मतलब है। देखिए एडमिट क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं एडमिट, ए नहीं है, अ है, एडमिट, एडमिट, एडमिट। मैंने पहले ही कहा था कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताया जाएगा, वर्ड्स जो इसमें डिफरेंट हैं या जनरली जो गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग करेक्ट करेंगे और आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे ताकि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें साथ ही साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी को मानना या स्वीकार कर लेना, है ना। इट मीन्स टू अग्री ऑफन अनविलिंगली दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब किसी को सत्य मान लेना, ओके। और इम्पैडिमेंट का मतलब क्या होता है, इम्पैडिमेंट का मतलब होता है किसी से में बाधा उत्पन्न करना, जैसे समथिंग दैट डिलेज और स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, है ना, मतलब ऑब्स्टिकल डालना या हडल क्रिएट करना किसी के प्रोग्रेस में। तो इम्पैडमेंट मतलब बाधा डालना, राइट। और इसमें जो दूसरा वर्ड है वो है ऑल्टर, ऑल्टर, आल्टर और ऑल्टर नहीं, क्या है, ऑल्टर, ऑल्टर। और ऑल्टरेशन, 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 ये क्या है, ऑल्टरेशन। इसका मतलब क्या होता है, बदलना ना। इसका सेंस है टू बिकम डिफरेंट, जो है उससे अलग हो जाना, राइट, चेंज। और टू मेक समबडी और समथिंग डिफरेंट, यानी किसी चीज़ को बदल देना, राइट। चलिए अब हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग को समझ गए। अब इस जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है इस स्टेंजा में वो है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पैडिमेंट्स, राइट। तो पहले हम यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके दो पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, सी, टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। वो क्या है, पहला तो है कि ये कह रहा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, है ना। यहाँ देखिए मैरिज का सेंस क्या है, मैरिज का सेंस है यहाँ पे यूनियन से, राइट। यूनियन का मतलब मैच, मिलाप। मैरिज वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं है यहाँ पे, है ना। और दूसरा इसमें क्या वर्ड है, ट्रू माइंड्स। तो यहाँ पे माइंड्स क्या है, ट्रू माइंड्स। माइंड्स का मतलब यहाँ पे है ट्रू लवर्स, राइट। यहाँ पे सिनेक्डकी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है वो इस्तेमाल हुआ है, उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ट्रू माइंड्स का मतलब ट्रू लवर्स समझिए, और मैरिज का मतलब यूनियन। यानी कह रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मतलब मुझे मत करने दो क्या, मैरिज, यूनियन में, मिलाप में, ऑफ ट्रू माइंड्स मतलब ट्रू लवर्स, ट्रू लवर्स के मिलाप में मुझे मत करने दो। लेकिन क्या नहीं करने दो, वो कह रहे हैं आगे एडमिट इम्पैडिमेंट्स। जो स्पीकर हो क्या कह रहे हैं, एडमिट इम्पैडिमेंट्स, यानी बाधा उत्पन्न ना करने दो। एक तो ये मतलब हो गया, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एडमिट का मतलब क्या बताया, किसी को मान लेना कि ये सही है। तो ही सेज कि आई डोंट अग्री, आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट एनीवन कैन इम्पेड द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स, है ना। दैट मीन्स कि मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ दो सच्चे प्रेमियों के मिलाप में बाधा उत्पन्न कर सकती है या उनको रोक सकती है, राइट। सो उनका ये कहने का सेंस है, गॉट इट। और दूसरा सेंस है कि he doesn't want to put an impediment in the union of true lovers, यानी कि वो जो ट्रू लवर्स हैं उनके यूनियन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको हम जानकारी देते हैं। एक्चुअली अगर आपने क्रिश्चियन वेडिंग को देखा होगा, क्रिश्चियन वेडिंग को देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि चर्च में जो प्रीस्ट होता है, इन फ्रंट ऑफ प्रीस्ट ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम टेक वोज, राइट। तो उसके पहले, उस सेरेमनी के पहले जो प्रीस्ट होता है वो अनाउंस करता है जो गैदरिंग होती है, और उनसे पूछता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इनके मैरिज में, है ना, तो वो अभी बोल दे, और अगर वो अभी नहीं बोलता है तो फिर वो हमेशा के लिए अपना मुंह
बंद कर ले, यानी फिर वो फ्यूचर में कभी ये ना कहे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी या कई सीरियल्स में देखा होगा कि कोई शादी हो रही होती है ना, और अचानक somebody appears from nowhere, somebody appears from nowhere, और वो आके कहता है रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, राइट। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसी के लिए जो क्रिश्चियनिटी में सिस्टम है कि वो पहले ही प्रीस्ट पूछता है, अगर किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है प्लीज टेल नाउ, और अगर अभी नहीं बोल रहे हो तो देन फॉर एवर होल्ड योर पीस, राइट। तो ये जो सेरेमनी है, ये जो सिस्टम है, शेक्सपियर ने ये जो पहली लाइन है वो उससे इंस्पायर होके लिए या उससे रिलेट करके लिखा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसको पढ़ें। ये स्टेटमेंट जो प्रीस्ट होते हैं वेडिंग सेरेमनी में, क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी में, वो इसको अनाउंस करते हैं, एंड ही रीड्स आउट, शुड एनीवन present know of any reason that this couple should not be joined in holy matrimony, speak now or forever hold your peace, right। तो अब इस कंडीशन में शेक्सपियर कह रहे हैं कि let me not to the marriage of true minds admit impediments, मतलब जब दो लोग का मिलाप होने जा रहा है तो why should I object, I should not, right, because they are, जब कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो when they are ready, when they are going to wed, why should I create impediments in their union, right? So this is how this first line can be explained. चलिए अब दूसरी लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक सेंस हो गया कि मतलब कि जो ट्रू यूनियन, जो ट्रू लवर्स हैं, उनके यूनियन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो एफर्ट है वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, तो मैं ऐसा व्यर्थ का प्रयास ही क्यों करूं, राइट। अब और दूसरा इसका एक एंगल ये हुआ कि मतलब ट्रू लव के यूनियन में कभी कोई बाधा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनके यूनियन में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, right? So I'm not ready to accept that anyone can create hindrance in the union of true lovers, right? Now जो बाकी की लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं स्पीकर, लेट्स सी। Love is not love which alters when it alteration finds, यानी love is not love means that love is not love, we don't call love which changes, alters means बदलना, right, which changes when it finds change, right। मतलब अगर जैसे समय के साथ बदल रहा है तो समय के बदलाव के साथ अगर लव चेंजेस, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ ट्रू लव, राइट। तो ये द स्पीकर ट्राइज टू एक्सप्लेन, तो कह रहे हैं लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, यानी अगर इफ फाइंड्स अ चेंज, इफ लव फाइंड्स अ चेंज एंड इट चेंजेस, दैट लव इज नॉट लव, यानी अगर कोई जो लव है अगर वो बदल जाए तो दैट मीन्स वो लव नहीं है, यानी जो लव है, जो ट्रू लव है, दैट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल ये यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब होता है जो बदले नहीं, राइट। फिर फर्दर क्या कह रहे हैं, जो दूसरी कंडीशन है बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। बेंड्स मतलब क्या, यहाँ पे झुकने से सेंस है, तो यानी जो डिफ़िकल्टीज हैं, राइट, जो ट्रबल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो एडवर्सिटीज़ हैं उसके सामने अगर ट्रू लव झुक जाए, सरेंडर कर दे, तो वो ट्रू लव नहीं हो सकता, राइट। तो वो जो ट्रू लव है दैट विल फेस ऑल द एडवर्सिटीज, ऑल डिफिकल्टीज एंड विल ओवरकम, इट विल नॉट it will not surrender,
यानी वो झुकेगा नहीं, वो हार नहीं मानेगा, वो मुसीबतों से, वो कठिनाइयों से लड़ेगा और उन पे विजय पाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्पीकर है वो ये नहीं कह रहा है कि ट्रू लव इज़ इम्यूटेबल, वो कह रहे हैं कि लव इज़ नॉट लव। हम कहते हैं ना कि वो जैसे किसी को कहना है कि व्हाट इज़ दिस, तो हम ये नहीं बताते कि वो क्या है, हम कहते हैं ये नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए कोई कलर की आप बात कर रहे हो, है ना, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक में बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो आप कभी शॉप पे जाओगे तो आप कहोगे कि आप शॉपकीपर्स के मुझे ब्लैक जीन्स दिखा दीजिए, राइट। तो कई सारे शेड दिखाएगा, तो कहेगा नहीं ये वो शेड नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप वो पूछेगा आप कौन सा शेड ढूंढ रहे हैं, तो आप उसमें बता नहीं पाते कि कौन सा शेड आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ये कहते नहीं ये वो शेड नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसके साथ भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, वो he knows what is true love but he is not able to define exactly what true love is। तो इसलिए वो कोशिश क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ट्रू लव ये नहीं होता, लेकिन क्या होता है, लेट्स गेस कि अगर ये नहीं है तो वही होगा। यानी अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रू लव डजंट चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू लव डजंट चेंज, राइट, मतलब ट्रू लव इज इम्यूटेबल। गॉट, तो ये इसका सेंस हुआ, क्लियर। तो अब यहाँ पे एक और सेंस है, देखिए जैसे शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये माना जाता है कि जो प्ले है ये लिखा गया, कब लिखा गया, ये लिखा गया 1591 और 95 के बीच में। ओके, और ये पब्लिश कब हुआ, ये पब्लिश हुआ था 1597 में, यानी 1594-95 के बीच में लिखा गया। कब लिखा गया, कब पहली बार परफॉर्म हुआ, वी डोंट नो। तो यहाँ पे जो उन्होंने रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी दिखाई, उसमें क्या दिखाया, इसी स्पिरिट को दिखाया, इम्यूटेबल फोर्स ऑफ ट्रू लव, इसको दिखाया, राइट। और हम जानते हैं रोमियो एंड जूलियट दे बोथ डाइड इन द एंड, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी, दे डाइड फॉर देयर लव, राइट। तो ये स्पिरिट, ये फोर्स होता है, उसने कभी मतलब वो बदला नहीं और उसने सरेंडर नहीं किया, मुसीबतों के सामने समर्पण नहीं किया, बदलाव नहीं एक्सेप्ट किया। गॉट इट। तो ये इट इज़ क्लोजली रिलेटेड। तो ये मान सकते हैं कि या तो उस स्टोरी को उस समय वो लिख रहे थे रोमियो एंड जूलियट की, और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम कंपोज किया होगा, या हो सकता है इस पोएम को कंपोज करने के बाद उनके दिमाग में ये आया हो कि इस ड्रामा को लिखा जाए। तो यहाँ पे जो सेंस दिया गया है, जो कंटेंट है, जो एक्सप्रेशन है, जो आइडिया प्रमोट किया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि ट्रू लव क्या है, ट्रू लव इज इम्यूटेबल, वो बदलता नहीं है। और ये इसको यहाँ पे ट्रू लव को एक इम्यूटेबल फोर्स के रूप में डिफाइन करने की कोशिश की गई। दोस्तों, शेक्सपियर के सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के स्टडी के 3rd वीडियो में हम इस क्वाट्रेन में यूज्ड हुए रेटरिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पोएट ने इस क्वाट्रेन में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है, सिनेक्डकी, पॉलीटॉटन, लाइटॉटिस। आप सोच रहे होंगे ये कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। जी हाँ, जो सामान्यतः हम 5-6 फिगर्स ऑफ स्पीच को जानते हैं, उसके अलावा भी लिटरेचर में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच सिखाए जाएंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि पोएट ने कौन से प्रोसेडी का इसमें इस्तेमाल किया है। सामान्यतः लोग इसको प्रोसोडी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हम प्रोसडी प्रोनाउंस करते हैं, प्रोसडी, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे कि इस स्टेंजा में कौन सा राइम स्कीम है, इसमें मीटर कौन सा यूज़ हुआ है। जैसे कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल हुआ है, तो आयम्बिक फूट क्या होता है, हम ये भी सीखेंगे कि पोइटिक फूट और फीट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसको एक ही मानते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। साथ में जैसे बताया गया कि सोनेट में 14 आयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, तो पेंटामीटर क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा सिलेबल,
क्योंकि बिना सिलेबल के हम आई एम या मीटर को नहीं काउंट कर सकते। तो हमें ये जानना होगा कि सिलेबल क्या होता है, और सिलेबल को सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम ये भी सीखेंगे कि सिलेबल को काउंट कैसे किया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, डायसिलेबिक इस्तेमाल हुआ है, या पॉलीसिलेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और इस्तेमाल हुआ है तो क्यों हुआ है, ये भी आपको बताया जाएगा। किसी भी चीज़ का यूज़ किसी भी पोयम में किसी खास पर्पस के लिए किया जाता है, और वो उस पोयम में क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये भी हमें सीखना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर इसी तरह से आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी पोयम और बाकी के स्टैंजास भी पढ़ाए जाएंगे। हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।